राजधानी लखनऊ में याजदान बिल्डर के खिलाफ एक्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बीते दिनों हुई कार्रवाई के खिलाफ बिल्डर ने कोर्ट का रुख किया था, लेकिन उसे कोर्ट से भी राहत नहीं मिली और फिर योगी सरकार का हथौड़ा मनमाने बिल्डर के मंसूबों पर बरसने लगा। पूरी रिपोर्ट देखिए। राजधानी लखनऊ में याजदान बिल्डर्स द्वारा नियम और कानून को ताक में रख नजूल की जमीन पर अवैध नक्शे के साथ बनाए गए इस अलाया अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई। तो कुछ इस तरह से करप्शन की इमारत पर एक बार फिर से एक्शन जारी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन में जुटे हैं। हजरतगंज में याजदान बिल्डर्स की फिर से ईंट बजाई जा रही है। एक एक हथौड़े से मनमाने बिल्डर के मंसूबों पर चोट हो रही है और अवैध निर्माण को ऊपर से नीचे तक तोड़ा जा रहा है। मकान को तोड़ने में इस बार बुलडोजर का सहारा नहीं लिया जा रहा। मजदूरों की टीम हथौड़े से ध्वस्तीकरण का काम कर रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोर्ट से भी याजदान बिल्डर्स को मोहलत नहीं मिल सकी है। इस अलाया अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जा रहा है और जो एलडीए के सैकड़ों मजदूर हैं वो इस बिल्डिंग को ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपार्टमेंट 6 मंजिला है जिसमें 45 फ्लैट हैं और इसमें से 35 फ्लैट बेचे जा चुके हैं। ऐसे में जो बायर्स हैं वो इसको लेकर बीते दिनों जब एलडीए की टीम इसे ध्वस्त करने पहुंची थी तो उन्होंने यहां पर जमकर हंगामा किया था और एलडीए के इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां पर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को 2 सप्ताह का वक्त दिया कि दोनों लोग अपने दस्तावेज लेकर आए जिसमें ये साबित हो सके कि कौन सही है और कौन गलत। हालांकि इस दौरान हाईकोर्ट ने एलडीए के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई थी। फिलहाल एक बार फिर से ध्वस्तीकरण जारी है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण सवालों में है। जिस जमीन पर घर नहीं बनना था वहां 6 मंजिला अपार्टमेंट कैसे बन गया? नजूल की जमीन पर बिल्डिंग भी बनी और सपनों के सौदागर ने आशियाने बेच भी दिए। इस पूरी बिल्डिंग में कुल 48 फ्लैट मौजूद थे, जिनमें से 36 फ्लैट बिक गए थे। कि जो ये 6 मंजिला इमारत है, जो भ्रष्टाचार का जो ये अपार्टमेंट है, ये कोई 1 या 2 दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ है, ये बीते 5 सालों में बनकर तैयार हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर एलडीए उस वक्त कहाँ था जब इस अवैध बिल्डिंग को नजूल की जमीन पर बनाया जा रहा था। एलडीए के उन अधिकारियों या इंजीनियरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जिनकी सह पर इस बिल्डिंग को बनाया गया है? और यही कारण है कि बायर सब सरकार और एलडीए से ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो ये बिल्डिंग खरीदी थी, इस बिल्डिंग में जो फ्लैट्स खरीदे थे वो रेरा रजिस्ट्रेशन को देखकर खरीदा था और रेरा रजिस्ट्रेशन इसीलिए कराया जाता है जो कि ये वो साबित करता है कि ये बिल्डिंग या फ्लैट जो है वो वैध है और उसी के बाद बायर्स खरीदते हैं। फिलहाल तो जिन्होंने इस इमारत में सपनों का घर खरीदा वो रेरा एलडीए की मंजूरी के बावजूद अपने घर से दूर हो गए, क्योंकि इस अवैध करार बिल्डिंग पर हथौड़ा बरस रहा है। लोगों ने जिंदगी की जमा पूंजी इस बिल्डर के एक कोने को खरीदने में झोंक दी, लेकिन उन्हें क्या पता था जो मकान रेरा से मंजूर था, एलडीए से स्वीकृत था और रजिस्ट्री भी हो गई थी, वो अवैध घोषित हो जाएगी और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से बचकर निकल जाएंगे। यानी एलडीए जिसने पहले अप्रूव किया अब वही उसे जमींदोज कर रहा है और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जिस पर लोगों ने भरोसा किया उसी ने लोगों का भरोसा तोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो करप्शन पर एक्शन हो रहा है नॉन स्टॉप। आपको बताते हैं कि इस फर्जीवाड़े के पीछे आखिर कितने बायर्स का नुकसान हुआ है और अब एक एक करके किस तरह प्रशासन सख्ती बरत रहा है। एलडीए के अधिकारियों की लापरवाही, पूरा मामला क्या है विस्तार से समझ लीजिए। नियमों को ताक पर रखकर नक्शा पास किया गया इस करप्शन की इमारत को बनाने के लिए। रेरा की मंजूरी के बाद इमारत बनाई गई, उसमें एलडीए के अधिकारियों की सहमति और रेरा का अप्रूवल भी शामिल था। कई साल बाद प्राधिकरण की नींद खुली इस पूरे मामले में जाकर और नजूल की जमीन पर यह जो बिल्डिंग बनाई गई है कई मंजिला, ये पूरी तरीके से अवैध है। तो जिस एलडीए ने कभी इसका नक्शा पास किया था, आज वही एलडीए इस बिल्डिंग को ढाने में जुटा हुआ है। आपने पूरा मामला समझ लिया। ऐसे में अब कुछ सवाल भी उठते हैं जो बेहद जरूरी हैं।
और सवाल यह कि नजूल की जमीन पर आखिर नक्शा पास कैसे हो गया? एलडीए के बड़े अधिकारी उस वक्त खामोश क्यों रहे? प्राधिकरण ने बिल्डर को आखिर मंजूरी कैसे दे दी? और रेरा ने फ्लैट बायर्स को धोखा क्यों दिया? इमारत सील फिर भी निर्माण क्यों चलता रहा? अवैध जमीन पर फ्लैट की रजिस्ट्री आखिर कैसे हो गई? अगली अहम खबर का रुख करते हैं। वाराणसी में आज काशी तमिल संगमम का भव्य शुभारंभ हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में दो संस्कृतियों के मिलन के साक्षी बने। इस तमिल संगमम में दक्षिण भारत की कई झलकियां काशी में पहली बार देखने को मिलेंगी और इस संगमम में साहित्य से लेकर संस्कृति की अनोखी छटा संगम है। इस समागम से प्रधानमंत्री मोदी और दक्षिण को संदेश देने का भी उन्होंने काम किया है। वणक्कम तमिलनाडु। ऐतिहासिक नगरी काशी आज से भारत की दो पौराणिक संस्कृतियों के मिलन की गवाह बनी है। पीएम मोदी ने काशी तमिल समागम का आगाज कर दिया। भारतीय सनातन संस्कृति के दो पौराणिक केंद्र विशेश्वर और रामेश्वर का काशी में मिलन हो रहा है और शिव की नगरी काशी में अगले 1 महीने तक मिनी तमिलनाडु की झलक देखने को मिलेगी। काशी तमिल संगमम में इस बार एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम है और इसी थीम पर काशी सजी हुई है। काशी तमिल संगमम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने देश की विविधताओं से लेकर विशेषता पर विशेष रूप से चर्चा की और कहा कि ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधता और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है। इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। पीएम मोदी ने समागम की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा कि हमारे देश में संगम और महिमा का बड़ा महत्व रहा है। ज्ञान और विज्ञान, समाज और संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया। यहाँ पर भी दो संस्कृतियों का संगम हो रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ हैं तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वर का आशीर्वाद है। काशी कांची को पीएम मोदी ने शिवमय और शक्तिमय बताया। काशी और तमिलनाडु दोनों ही संस्कृति और सभ्यता के टाइमलेस सेंटर्स हैं। दोनों क्षेत्र संस्कृत और तमिल जैसी विश्व की सबसे प्राचीन भाषाओं के केंद्र है। काशी में बाबा विश्वनाथ है तो तमिलनाडु में भगवान रामेश्वरम का आशीर्वाद है। काशी और तमिलनाडु दोनों शिवमय है, दोनों शक्तिमय है। एक स्वयं में काशी है तो तमिलनाडु में दक्षिण काशी है। काशी कांची के रूप में दोनों की सप्तपुरियों में अपनी महत्ता है। समागम के मंच से पीएम मोदी ने विरोधियों पर वार किया और कहा कि हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की परंपरा और इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। हमें आजादी के बाद हजारों वर्षों की इस परंपरा को, इस विरासत को मजबूत करना था, इस देश का एकता सूत्र बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए। काशी तमिल संगमम आज इस संकल्प के लिए एक प्लेटफॉर्म बनेगा। ये हमें हमारे इस कर्तव्यों का बोध कराएगा और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए ऊर्जा देगा। वहीं सीएम योगी ने काशी तमिल संगमम के मंच पर वड़क्कम, नमस्कारम
और हर हर महादेव के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की और कहा कि काशी और तमिलनाडु में धर्म, ज्ञान और संस्कृत के एक ही तत्व हैं। दोनों की अपनी अपनी प्राचीन संस्कृति है जो इसे विशेष बनाती है। वणक्कम, नमस्कारम, हर हर महादेव। भगवान श्री राम और भगवान शिव के माध्यम से निर्मित इस समन सेतु को आदि शंकराचार्य ने भारत के चारों कोनों में पवित्र पीठ की स्थापना कर आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस महायज्ञ को वर्तमान में गति दे रहे हैं। बहरहाल 2024 आम चुनाव को लेकर जहां एक ओर कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी दक्षिण को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई यात्रा नहीं की, बल्कि तमिल भाषियों को उत्तर भारत से मिलाने का प्लान तैयार किया है। प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐसा दांव साबित हो सकता है जो 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे राहुल गांधी की कोशिश पर पानी फेर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो काशी तमिल संगमम ऐतिहासिक होने जा रहा है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? आइए 10 बड़ी बातें संगमम से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। आज से अगले 1 महीने तक यह कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर इस समागम को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 पौराणिक केंद्र विश्वेश्वर रामेश्वर का मिलन इस तौर पर इस समागम को किया जा रहा है। उत्तर दक्षिण की संस्कृति परंपरा का संगम है यह समागम। काशी के लोगों से साझा की जाएगी तमिल संस्कृति और बेहतर तरीके से एक अलग संस्कृति को समझने का मौका होगा। 2 दिन पर 200 से 250 लोगों का ग्रुप काशी आएगा हर 2 दिन के बाद तमिलनाडु से, और तमिलनाडु के 12 प्रमुख मठों के महंतों का भी सम्मान यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समागम का हिस्सा हैं। सांस्कृतिक एकता के साथ राजनीतिक दांव भी इसको पीएम मोदी का कहा जा रहा है। तमिल भाषियों को उत्तर भारत से मिलाने का ये जो प्लान है उसके पीछे एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश इसको माना जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त इसी के साथ हो चला है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।